आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स को, जिसमें से हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेट्स। सेट पढ़ने से पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। और देखो क्या है कि सेट चैप्टर पढ़ने से पहले सेट के उपयोगिता हम बता देते हैं इस चैप्टर का। ये चैप्टर देखो सेट तो पढ़ना ही है, क्योंकि जब हम क्लास 11th में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ने जाते हैं तब मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर है सेट्स। सेट पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि सेट अगर नहीं पढ़ते हैं तो तमाम इससे रिलेटेड चैप्टर्स हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ने जा रहे हो, थोड़ा सा अगर सेट का नॉलेज नहीं है या प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले आप सेट नहीं पढ़े हैं तो प्रोबेबिलिटी समझने में शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद अगर किसी कारणवश 11th का चैप्टर सेट्स अगर छूट जाता है तो आप जैसे ही क्लास 12th में जाओगे, फंक्शन पढ़ोगे, फंक्शन मैपिंग, तो वहाँ भी अगर ये सेट चैप्टर नहीं पढ़ें तो दिक्कत होगी। बाकी ये तो क्लास की चीज़ें होंगी कि क्लास को समझने के लिए सेट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वैसे हर चैप्टर महत्वपूर्ण है, लेकिन सेट कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्लास को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। बल्कि आप अगर हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं, यानी आप इंटर के बाद भी अगर स्कोप अपना बनाना चाहते हैं कि हमको मैथमेटिक्स में ही कुछ करना है, टीचर्स बनना है या मैथमेटिक्स में रिसर्च करना है, तो हम आपको बता दें कि अगर आप बीएससी करने जाते हैं या बीटेक करने जाते हैं तो वहाँ पे आपका एक पेपर के रूप में पूरा प्योर मैथमेटिक्स से आता है। अगर प्योर मैथमेटिक्स होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में स्टेट्स वाले पोर्शन, मतलब कैलकुलेशन वाले पोर्शन पढ़े जाते हैं, जबकि प्योर मैथमेटिक्स में आपको पूरा थियोरेटिकल पोर्शन पढ़े जाते हैं। और थियोरेटिकल पोर्शन का पूरा बेस है सेट थ्योरी, रिलेशन, मैपिंग। तो आप अगर सेट्स नहीं पढ़ते हैं तो आप आगे हायर मैथमेटिक्स में अपना करियर बना तो सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तो हम आगे मैथमेटिक्स को पढ़ें, मैथमेटिक्स को उपयोगिता को सिद्ध करते हुए कुछ अच्छा मुकाम हासिल करें, इसके लिए सेट को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। बहुत देर नहीं करके हम लोग सेट के चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले तो हम देखिए हमारे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा कि हम लोग पूरा हेडिंग वाइज हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे, और डिफिनीशन पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के बुक्स में जो भी सवाल है तुरंत यहीं पे सॉल्व कर लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट्स क्या है। तो सेट पढ़ने के पहले हम कुछ शब्द लिखते हैं। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए क्या है, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी आप अगर इस शब्दों को देखें तो क्लियर है कि अगर वस्तुएं संग्रह में हो, मतलब गट्ठर के रूप में हो, कलेक्शन के रूप में है, तो सेट हो जाएगी। लेकिन क्या सभी कलेक्शन सेट्स होंगे? नहीं। सेट होने के लिए पूरे कलेक्शन को, मतलब बस इतना कह सकते हो कि जितने भी वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, उनका अगर हम कलेक्शन कर ले, मतलब एक कंबाइंड रूप में लिख लें तो सेट हो जाएगी। लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि संग्रह जो होना चाहिए सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब ये है कि एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, और किसी नियम से बंधे हुए हों, नियम से बंधे हुए हों। यानी कि जो चीज़ हम कहने जा रहे हैं, जिसका कलेक्शन बनाने जा रहे हैं, वो कलेक्शन आसानी से बन जाए, एकदम स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे हम अगर कहें कि कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह, अगर आप इसी कक्षा में बैठे हो जिसमें लड़कियां भी बैठे हैं, लड़के भी बैठे हैं, अगर हम कह दें कि कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह, तो आसानी से आप उन लड़कों को अलग कर सकते हो। यानी एकदम क्लियर है कि हमको लड़कों के एक अलग कर सकते हैं, यानी कि उसका हम कलेक्शन बना सकते हैं। लेकिन वही क्लास में अगर कह दें कि कक्षा के सबसे अच्छे बच्चों का संग्रह, तो क्या यह सेट की श्रेणी में संग्रह में आएगा? सेट के संग्रह में आएगा? क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि अच्छा होना ही परिभाषित नहीं है, किसी को देख करके किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि ये अच्छा है, तो अच्छा होना पहले परिभाषित नहीं है, इसलिए इसको सेट की श्रेणी में मतलब संग्रह में हम लोग कलेक्ट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सेट वो सारी चीज़ें होती हैं जिसका एक कलेक्शन हो, मतलब संग्रह हो, और संग्रह एकदम स्पष्ट हो और किसी नियम से बंधे हुए हो, तो उसको कहेंगे सेट है। अब सेट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताएंगे। जैसे कह दें कि जैसे हम कह दें एक मेज है, मेज पर सेब रखा है, संतरा रखा है, केला रखा है, तो क्या कहेंगे इसको? फलों का समुच्चय, फलों का समुच्चय, फलों का समुच्चय, फलों का समुच्चय बराबर जब भी, ये देखो क्या है, सेट है, सेट की किसका सेट है? फलों का सेट है, फलों का सेट ऑफ द फ्रूट्स, सेट ऑफ फ्रूट्स में आ जाएगा सेब, संतरा, केला। यानी हम इसको एकदम क्लियर बता सकते हैं कि ये फलों का समुच्चय। अगर किसी टेबल पे सेब, संतरा और केला रखा है, उसका सेट बनाना है, तो क्या करेंगे? कह देंगे कि फलों का सेट है। अब फलों का सेट जैसे ही कह देंगे तो उसको क्या करेंगे? मतलब वो कलेक्शन करना है, तो कलेक्शन के लिए क्या करेंगे? ये जो सेब है, संतरा, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है उनको कामा के द्वारा अलग अलग करके लिखते हैं और एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। किसी चीज़ का कलेक्शन करना है तो उसको बांध देंगे। बांधने के मतलब यहाँ रस्सी नहीं, यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक नोटेशन होता है करली ब्रैकेट, यानी संग्रह अगर सेट के अंतर्गत आ जाते हैं तो उसको एक करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दे, तो वो जाके हम कहेंगे उसको क्या है? सेट से। अगर हम कहते 1 से 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, क्या करेंगे आप? 1, 2, 3, 4, 5, यानी जो चीज़ें कह रहा है एकदम क्लियर है ना, उसको लिखना। कह दिया कि 1 से 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो हमको पता है ना कि 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, यानी क्लियर है, एकदम नियम से बंधा हुआ है कि 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्या यही आती है। अब इसको हम जो संख्याएं हैं उसको कामा के द्वारा अलग अलग करके लिख ले और करली के अंदर क्लोज कर दें, तो ये हो जाएगा सेट। इसका अगर नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। अगर इसका नाम अगर देना चाहें तो हमेशा कुछ ए रख सकते हैं। इसका नाम अगर रखना चाहें कि ए से 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को अगर हम ए कहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी एक चीज़ यहाँ क्लियर है, यहाँ पे ए जब भी लिखेंगे इसका नाम देंगे, अगर सेट का जब भी कोई नाम देना हो तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कैपिटल लेटर यूज करेंगे। कैपिटल लेटर की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो बी लिख सकते हैं, एक्स, वाई, जेड, यानी कि पूरा अगर सेट बन जाए, मतलब वस्तुओं के संग्रह अगर सेट के अंतर्गत आ जाए, तो उसका अगर नाम देना हो, मतलब सेट को अगर किसी लेटर से डिनोट करना हो तो कौन सा लेटर यूज करेंगे? हमेशा कैपिटल लेटर यूज करेंगे। आप ध्यान दीजिए, कैपिटल यूज करने का मतलब ये है कि जब हम कलेक्शन कर लेते हैं तो कोई बड़ी चीज़ हो जाती है ना, तो बड़ा लेटर यूज करेंगे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन और बताते हैं इसको, जैसे अब इसके आगे पढ़ते हैं अवयव क्या होते हैं। अब देखिए समुच्चय के अवयव वस्तुएं, या इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स, ठीक, ये क्या होते हैं और इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक, हमको पढ़ना है समुच्चय के अवयव क्या है। अवयव कहो या वस्तुएं कहो या वस्तुएं को ऑब्जेक्ट कहोगे, अवयव को क्या कहेंगे? एलिमेंट्स। ठीक, तो एक ध्यान, जैसे हम कह दें इंग्लिश वर्णमाला के सभी स्वर का संग्रह, तो पहले तो ये बताना है कि इंग्लिश वर्णमाला के जो भी स्वर हैं वो क्या सेट हैं, है ना। इंग्लिश वर्णमाला में क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक के लेटर होते हैं, ए से जेड तक के लेटर है और उसमें स्वर हमको वावेल्स अगर सेलेक्ट करना है तो क्या लिखोगे? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? अगर हम कहिए क्या है?
बस अब यहाँ बता देखो, हमको पढ़ना के समुच्चय के अवयव कहो या उसको एलिमेंट्स कहो, वस्तुएं कहो या ऑब्जेक्ट्स कहो। ठीक, तो देखो अगर हम कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह, तो अगर हम सेट की बात कर रहे हैं तो सभी स्वर तो लिख लेंगे इंग्लिश अल्फाबेट को कामा के द्वारा, लेकिन अगर सेट कर रहे हैं तो तुरंत करली ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, करली ब्रैकेट लगा के इसका कोई नाम दे देंगे, मान लो इसका नाम ए है, हम बार बार ए यूज कर रहे हैं, आप एक्स वाई जेड भी यूज कर सकते हो या कोई अन्य लेटर भी यूज कर सकते हो, बशर्ते शर्त ये है कि वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह, सभी स्वरों का संग्रह सेट है, पहले तो ये जानना है, तो है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला 26 होते हैं, 26 में वावेल्स कितने होते हैं, 5, तो एकदम स्पष्ट है कि यही होंगे, यानी एकदम नियम के द्वारा ये परिभाषित है, जिसको ये सेट के अंतर्गत आएगा। अब ये जो है ए क्या है, ई क्या है, आई क्या है, ओ क्या है, यू क्या है, ए क्या है, ये एलिमेंट्स है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अवयव, अवयव कहेंगे या वस्तुएं कहेंगे, वस्तुएं। तो ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, ये सब क्या है, अवयव, अवयव हैं, वस्तुएं हैं, एलिमेंट्स है या ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, ए सेट ए का मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए का, यानी ए सेट ए का एक अवयव है। ए समुच्चय लिखोगे कैसे, समुच्चय ए का एक अवयव है। अब देखो कितना सा मतलब इतना मतलब ए को बताना है कि सेट ए का अवयव है, इतना ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। ठीक, तो इतना ज़्यादा अगर हम ना लिखें, इसको 60 में लिखने के लिए, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि इसको 60 में लिखा जाए। तो 60 में लिखने के लिए देखो ए समुच्चय ए का एक अवयव है, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि उसको हम कुछ ऐसा नोटेशन एक चूज करें, मतलब एक ऐसा नोटेशन लाए कि जिसको हम थोड़े से शब्दों में लिख दें। तो उसके लिए एक नोटेशन यूज करते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, देखो एप्सिलॉन। ठीक, एप्सिलॉन के मदद से इस पूरे सेंटेंस को, ये के पूरे सेंटेंस को हम लोग 60 में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए समुच्चय ए का अवयव है, तो इसको बस हम लिख देंगे कि ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, ये लिखो चाहे ये लिखो, इसको पढ़ते क्या है, ए बी ई एल ओ एन जी एस बिलोंग्स टू सेट ए। देखो सेट लिखो या ना लिखो, अगर कैपिटल ए लिख दोगे तो मतलब समझ में आ जाएगा कि उस सेट का ही अवयव हो। ठीक, तो एप्सिलॉन अगर यूज कर ले, अगर हम ए समुच्चय ए का अवयव है लिखें या केवल इतना लिख देंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरह से अगर हम ई को लिखना हो कि ई सेट ए का अवयव है, तो क्या लिखेंगे, केवल ई बिलोंग्स टू सेट ए। आसान है ना लिखना, ये आसान है कि ये आसान है, ये आसान है ना। तो ए समुच्चय ए का एक अवयव है लिखो, या ए ई बिलोंग्स टू ए। ए देखो क्या है, ए सेट ए का एक अवयव है, मतलब ए से संबंधित है ना। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, ए समुच्चय ए से संबंधित है। देखो क्या होता है ना, कहीं कहीं इंग्लिश में बोलना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, ए समुच्चय ए से संबंधित है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, बल्कि आदत में ये होना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो अब ये बताओ, ई भी सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है, ओ क्या है, सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है, यानी ओ सेट ए से संबंधित है, यानी ओ सेट ए का एक अवयव है। अगर हम यू की बात करें तो यू क्या है, सेट ए का एक अवयव है। पढ़ोगे कैसे इसको, यू बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन इस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बाहर से कोई अवयव ले लें, जैसे ले लें हम यक्स, तो क्या यक्स सेट ए से संबंधित है,
तो अगर संबंधित नहीं है तो उसको कैसे लिखोगे? ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आ गया? क्या लिखोगे इसको? देखो पढ़ोगे कैसे? यक्स डज नॉट BELON जिस बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या था, ए जो था सेट ए का अवयव था तो इसको ऐसे लिखे, ठीक। ओ सेट ए का अवयव था तो ऐसे लिखे, यू सेट ए का अवयव था तो ऐसे लिखे, ठीक। ई सेट ए का अवयव था तो इसको ऐसे लिखे। लेकिन यक्स जो है क्या सेट ए के अंदर है? नहीं है, तो इसको क्या लिखोगे? यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। फिर से लिख दे रहे हैं, यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। इसका मतलब यह है कि यक्स ए में नहीं है या यक्स ए का अवयव नहीं है। तब क्लियर हो गया अवयव के बारे में। एक चीज ध्यान रखना कि देखो, एक चीज ध्यान रखना है, नोट में लिख सकते हो। पूरे समुच्चय को हम लोग, मतलब जो चीज बता रहे हैं उसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक। पूरे समुच्चय को हम बड़े अक्षर एक्स वाई जेड कामा ए बी सी कामा इत्यादि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अवयव हैं, इसको स्मॉल लेटर से हमेशा लिखते हैं। अभी एग्जांपल बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। समुच्चय के अंदर अवयवों को हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित ठीक। और दूसरा चीज ये है, अवयवों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखो, अवयवों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसका मतलब ये है कि अभी हम बताए हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह, समुच्चय, तो हम क्या लिखे थे? ए बराबर ए ई आई ओ यू। आप चाहो तो ए ई आई ओ यू लिखो, चाहे पहले ओ लिखो, यू लिखो, आई लिखो, ए लिखो, ई लिखो, मतलब जैसे भी लिखो सब दोनों बराबर है। मतलब इसमें क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाए, 1 2 3 लिखो या 3 2 1 लिखो या 2 3 1 लिखो, सब बराबर है, ठीक। तो अवयवों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे लिख दो सब सही है। बस ये कि कोई अवयव छूटने नहीं चाहिए, ठीक। और उसके बाद एक पॉइंट और है, समुच्चय के अंदर एक ही अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं, एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं, ठीक। यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड,
किसी अवयव को 2 बार नहीं लिख सकते। समझ में आ गया? जैसे अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तब क्लियर होगा। जैसे हम कहें कि इलाहाबाद के, जैसे हम कहें ALLAHABAD, इलाहाबाद के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक, सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो इलाहाबाद तो ये के लेटर यही है ना, इसी लेटर में से लिखना है। तो एकदम स्पष्ट है कि इसका हम सेट बना सकते हैं। तो पहले लिखोगे क्या, ए लिखोगे, फिर कामा लगा के यल लिखोगे। यल 2 बार आया है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही लेटर 2 बार नहीं लिखा जाता है। फिर देखो ए आ गया, ए नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही लेटर एक ही बार लिखना है। फिर क्या लिखोगे, एच, फिर क्या लिखोगे, बी, फिर डी। अब इसको अंदर करली में बंद कर देंगे, इसका नाम दे देंगे एक्स। अब ये कहोगे कि यहाँ पर कैपिटल लेटर क्यों लिखा गया ना, ये ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स ही कैपिटल लेटर में, तो हम क्या करें, अभी हम लिखाए हैं कि समुच्चय के अंदर अवयवों को हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये पता है ना, ये एक अवयवों को छोटे अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, लेकिन अवयव पहले से ही बड़े लेटर में है, तो ये मत कहना कि यहाँ पर कैपिटल लेटर में क्यों लिखा गया। समझ में आ गया? जहाँ पे मतलब जैसे नोटेशन जब यूज करेंगे हम, तो वहाँ हमेशा स्मॉल वर्ड यूज करेंगे। अभी हम आगे बताएंगे। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। यानी कि इलाहाबाद के अक्षरों का अगर समुच्चय बनाना हो तो सारे लेटर्स को कामा के द्वारा अलग अलग लिखेंगे, लेकिन एक लेटर 2 बार नहीं लिखेंगे। तो ये जो संग्रह बनेगा वो क्या बन जाएगा, सेट। इसी तरह आप मैथमेटिक्स का भी लिख सकते हो, MATHEMATICX, इसका भी संग्रह बना सकते हो। ठीक, बस कैसे बनाओगे, इसका नाम दे दो y, दे दो MATHEICS, यही ना होगा। ठीक, हाँ, कल के कोई पूछे कि मैथमेटिक्स के अक्षरों में का अगर समुच्चय बनाया जाए तो उसमें कितने अवयव आएंगे, तो कितने अवयव आएंगे, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैथमेटिक्स वर्ड्स के समुच्चय बनाया जाए तो कितने अवयव आएंगे, तो कितना बताओगे आप, 8। क्योंकि समुच्चय के अंदर जब भी अवयव को लिख रहे हो, एक अवयव को, एक ऑब्जेक्ट्स को 2 बार नहीं लिखना है, ये शर्त है। और हम MATHEICS लिखे या ICSCH, इसको क्रम कैसे भी लिखो, क्रम मायने नहीं रखता। क्लियर हो गया? अब इतना अगर क्लियर हो गया तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय को निरूपण। ठीक, देखो ये तो उदाहरण का है, अभी उदाहरण बाद में लगाएंगे, चाहे पूरा पढ़ ही लेते हैं पहले। ठीक, पहले पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, REPRESENTATI, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण। देखो समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं, रोस्टर मेथड या इसी को टेबुलर मेथड कहते हैं। हिंदी में कहते हैं सारणी की विधि। दूसरा क्या है, सेट विल्टर फॉर्म मेथड, सेट समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, सॉरी, समुच्चय निर्माण विधि। अब दोनों को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे। ठीक, देखो दोनों के कब क्या जरूरत पड़ी, अगर हम कह दें 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक, क्या लिखोगे आप, संग्रह का समुच्चय।
का समुच्चय। तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो, इसका नाम दे दो। ये क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 1 से 10 तक के, ठीक, या सॉरी 1 से 10 से छोटे नहीं, 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। जो कह रहा एज इट, उसको ऑब्जेक्ट वाइज, मतलब वस्तु दर वस्तु, कामा के द्वारा अलग अलग ज्यों के त्यों लिख दें, ये कहलाता है रोस्टर मेथड। ये क्या कहलाता है? सारणिक विधि। लेकिन अब ये बताओ, अगर कह देता 1 से लेकर 1 लाख तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तब लिखने ये विधि ठीक लगेगा? फिर कितना लिखोगे? तो इसी को मतलब आसान करने के लिए एक नया विधि आया है। कौन सा? सेट बिल्टर फॉर्म मेथड, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में 1 से 10 तक की संख्याओं को लिखो, चाहे 1 से 1 करोड़ की संख्याओं को लिखो, उसको बड़े आसानी से इतने ही शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा आता है तो बस आ जाता है, ज़रूरत महसूस होती है। यहाँ पर अगर हम लिख दें 1 से लेकर के 1 लाख तक के संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम टेकन होगा, और बहुत ज़्यादा जब लिखोगे तो गलत होने का भी चांस रहता है। ठीक, ये तभी आसान है, लिख लोगे, गिनती पढ़ा तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। तो ऐसे विधि में क्या जरूरत पड़ी हमको? समुच्चय निर्माण विधि की। ठीक, अगर इसी को हम समुच्चय निर्माण विधि से लिखें तो देखो इसके लिए करते क्या है। ठीक, अब हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि से। ये जो लिखने जा रहे हैं हम लोग, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्टर फॉर्म मेथड। तो इसमें देखो करते क्या, पहली बात, एक कोई स्मॉल लेटर लेते हैं। ठीक, स्मॉल लेटर लेते हैं, यक्स ले लो। अब यक्स को ही बताओगे कि ये चीजें हैं। ठीक, तो इसको कहोगे यक्स, 2 बिंदु लगाओगे, इसका मतलब होता है इस प्रकार से। इसका मतलब क्या है? इज सच दैट, इज सच दैट, इस प्रकार से, इस प्रकार से। मतलब अगर यक्स 2 बिंदु लगा दिए तो इसका मतलब है कि यक्स इस प्रकार से है कि, इस प्रकार की, दैट माने क्या होता है? इस प्रकार से है कि। ठीक, यक्स के बाद अगर 2 बिंदु लगा दिए तो इसका मतलब ये होता है यक्स इज सच दैट। अगर ऐसे लिख दिए ना यक्स 2 बिंदु, तो इसका मतलब होता है यक्स इज सच दैट, मतलब यक्स इस प्रकार से है कि। यक्स किस प्रकार से है? यक्स 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, और यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 10 तक है तो इतना लिखना पड़ेगा। 1 करोड़ रहता तो केवल यही नहीं लिखना होता, यहाँ 1 करोड़ लिख देते, यहाँ लिख देते कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। अगर हम 10 तक गिनती ना होकर 1 करोड़ तक गिनती होता तो इतना यहाँ पर क्या लिखना होता? यक्स इस प्रकार से कि यक्स 1 करोड़ से छोटा है या बराबर है, और यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। आसान हो जाता ना। इसको और आसान लिख सकते हो, इतना ना लिख करके आप केवल इतना भी लिख सकते हो। देखो यक्स इस प्रकार से है कि यक्स 10 से तो छोटा है, 10 के बराबर भी है, और यक्स जो है बिलोंग्स टू n है। यक्स क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। समझ में? और छोटा कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसको अगर कहीं कहीं ये ऐसा लिखा रहे कि यक्स बिलोंगिंग टू n सच दैट यक्स 10 से छोटा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो चाहे जैसे लिखो, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना, कहीं कहीं कैसे भी लिखा रहता है। यक्स इस प्रकार से कि यक्स 10 से छोटा है, 10 के बराबर है, यक्स बिलोंग्स टू n है। यक्स बिलोंग्स टू n, यक्स बिलोंग्स टू n का मतलब यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कि, तो पूरा इसको समझ लेना है बढ़िया से। अगर हम यहाँ लिख दिए यक्स बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब यह है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, यक्स बिलोंग्स टू n मतलब यक्स एक प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया?
तो आप बड़ी चीज़ों को छोटा करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो जैसे कहते हैं उसी को लिख लेते हैं, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक, पहले तो नाम दे दो। मान लो ए मत रखो, चूंकि ए इसमें आ जाएगा, यक्स ले लो। मान लो पहले लिखोगे माना यक्स मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का समुच्चय है। यक्स बराबर, यक्स क्या है, मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो पहले इसको क्या लिखना है, सारणिक विधि से लिखना है। किस विधि से लिखना है, क्या लिखोगे, MATHET हो गया, ICS। ये कौन सा विधि है, सारणिक विधि। सारणिक विधि या रोस्टर विधि। ठीक, या रोस्टर विधि। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि से। तो देखो कैसे लिखते हैं, क्या हम बताएं, यहां पे लिखेंगे कोई यक्स इस प्रकार से है कि, यक्स इस प्रकार से है कि, ठीक, यक्स के अक्षरों, बस यही लिख दो, यक्स मैथमेटिक्स के अक्षर है। यक्स इस प्रकार से कि यक्स मैथमेटिक्स के अक्षर है। ठीक, बस इतने लिख दो। ठीक, अगर हम कह दें, अगर ऐसे हम कर दें कि, तो ये कौन सा विधि हो गया, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। समझ में आ गया। और एग्जांपल्स दे। ठीक, अब कुछ स्टैंडर्ड्स लिखते हैं, जैसे सम स्टैंडर्ड्स सेट जो कि मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, क्या हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर हम इसको संख्या में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यन बराबर, समुच्चय लिख रहे तो कर्ली ब्रैकेट तो जरूर लगाएंगे। अब 1 2 3, अब सारे नेचुरल नंबर को लिख पाना मुश्किल है तो क्या करेंगे, 3 लिखने के बाद डैश डैश लगा के इसे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। समझ में आ गया। ठीक, इसी तरह अगर हम लिख दें इंटीजर IRZ, देखो ये इंटीजर्स है। ठीक, इंटीजर पूर्णांक को कहीं कहीं आई से लिखा जाता है, कहीं कहीं जेड से लिखा जाता है। तो ये क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक, IR क्या, और IRZ होता क्या है, सब लोग जानते हो ना, क्या जानते हो, 0 इधर रहता है, इधर 1 2 3 डैश डैश, इधर क्या होता है -1 -2 डैश डैश डैश। ठीक, ये क्या होता है, पूर्णांक। इधर वाले को हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। इधर वाले क्या कहते हैं, धन पूर्णांक। इधर वाले को क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक। यहीं लिख देते हैं, ये क्या है, शून्य पूर्णांक। ये क्या है, धन पूर्णांक। अगर धन पूर्णांक को अगर सिंबल में लिखना हो तो इसको हम लोग लिखते हैं I+ से। ठीक, ये क्या है, I-। ये क्या है, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। ठीक, Z- या I-, I+R
जेड प्लस दोनों सिंबल यूज करते हैं। तो ये सब जानते हो। ये क्या है, यन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। आई आर जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांक में क्या आता है, जीरो आता है, और जीरो के दाहिने तरफ जाओगे तो प्राकृतिक संख्या आती है। इसको धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक इज नथिंग बट क्या है, प्राकृतिक संख्या। धन पूर्णांक कह रहे हैं यानी हम प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं। ऋण पूर्णांक की बात कह रहे हैं, इसका मतलब कि प्राकृतिक संख्या में माइनस चिन्ह के साथ कह रहे हैं। ठीक, तो समझ में आ गया। उसके बाद देखो, अगर सेट थ्योरी पढ़ रहे हो तो नंबर सिस्टम एकदम दिमाग में होना चाहिए। अब नंबर सिस्टम में और भी चीज़ें हैं। रेशनल नंबर, क्यू, क्यू ये क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, यानी कि क्यू, अगर यहाँ डैश डैश कर दो, क्यू क्या है, क्यू क्या क्या है, परिमेय संख्या का समुच्चय है। अब क्यू होता क्या है, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू जीरो ना हो, p और q क्या हो, सहअभाज्य हो, सहअभाज्य हो। सहअभाज्य का मतलब, सहअभाज्य का मतलब मस एक हो। यानी कि अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। 3/4 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 4/8 कहो तो क्या परिमेय संख्या कहोगे, अभी तो नहीं कहोगे, क्योंकि 4 और 8 क्या सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब उसका दोनों संख्याओं का मसा एक आना चाहिए। 4 और 8 का मसा क्या है, एक है। 4 का मतलब 2 गुणित 2, 8 का मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, मसा क्या आ जाएगा, 4। 4 और 8 का महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, 4। लेकिन यहाँ हम क्या कहें, पी और क्यू के सहअभाज्य यानी पी और क्यू का मसा क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो इसको हम परिमेय संख्या अभी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इसको लिख दें 1/2 तब ये हो जाएगा परिमेय संख्या। समझ में आ गया। तो परिमेय संख्या लिखने से पहले देखना पड़ेगा कि ये भी कट पीट तो नहीं रहा है, एकदम काट पीट के किनारे कर लोगे तब उसको बताओगे कि परिमेय है कि नहीं है। ठीक, तो ध्यान देना परिमेय संख्या की डिफिनीशन। तो ये तुम लोग पहले जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो अब तो रिवाइज कर लेना जरूर, क्योंकि सेट थ्योरी पढ़ना तो हर छोटी छोटी चीज़ एकदम आसानी से दिमाग में पहले से होना चाहिए। ठीक, अब पढ़ रहे हो सेट थ्योरी, अब तुमको परिमेय संख्या नहीं मालूम है, परिमेय संख्या नहीं मालूम है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। हाँ, तो ये जानना है कि क्यू क्या है होता है, ये क्या होता है। आप घर पे जाके अगर नहीं जानते थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। उसके हाँ जाओ। अब उसके बाद अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्यू डैश से। जो परिमेय न हो वो क्या होता है, अपरिमेय। ठीक, जो परिमेय न हो, जो परिमेय न हो उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय। जैसे क्या है, √2, √3, √4। ध्यान देना पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, पाई को हम लोग 22/7 सुविधा के लिए लिखते हैं, मतलब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। वास्तव में पाई का मान क्या होता है, दशमलव के बाद जो संख्या आती है, नॉट रिपीटेड नॉट रिकरिंग वाला आती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम ये यहाँ नहीं जानेंगे, वो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, पाई और ई भी होता है, जहाँ ई का मान होता है 2 और 3 के बीच में। ये सब चीज़ें जाने रहो, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो परिमेय ना हो उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। अब यहीं पर बात आती है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय। अगर परिमेय भी आ जाए और प्लस अपरिमेय आ जाए, दोनों को अगर जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, यहाँ जोड़ तो नहीं लगाते हैं, सेट पढ़ रहे हैं तो यूनियन लगाते हैं। ठीक, तो यूनियन आगे हम पढ़ेंगे, क्यू यूनियन क्यू डैश। ठीक, तो उसको कहेंगे सेट ऑफ द रियल नंबर। ठीक, ये सब जानते होंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है।
तो ये सब आपको जानना है। सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं p, कोई संख्या p जो कि 0 और 1 ना हो, 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं होती, अभाज्य संख्या नहीं होते हैं, ठीक। वे सभी संख्याएं देखो हम बता रहे हैं अभाज्य संख्या। देखो पहली बात कि 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो वे सभी संख्याएं जो 0 और 1 ना हो अभाज्य संख्या कहलाएंगी जब वह स्वयं से या 1 से विभाजित हो और किसी से ना हो, ठीक। अब बताओ 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। पहले किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या बताने से पहले चेक करो कि वो 0 और 1 तो नहीं है, क्योंकि 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक। 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 2 से कटेगी और 1 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। 3 भी है, 5 भी है, 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 1 से कट रही, 9 से कट रही, इसके अलावा दूसरी संख्या 3 से भी कट जाती है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो उम्मीद है कि नंबर सिस्टम आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आप क्लास 9 का हमारा वीडियो भी पढ़ा हुआ एक इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें पूरा नंबर सिस्टम को बढ़िया से हम समझाएं, उसको पढ़ सकते हो। अब बाकी अब हम लोग अपने मूल टॉपिक पाते हैं सेट थ्योरी के क्वेश्चंस पे। ऐसा नहीं कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, सेट थ्योरी में है सेट ऑफ द नंबर्स, और सेट ऑफ नंबर बिना पढ़े तुम सेट थ्योरी पढ़ ही नहीं सकते। यहाँ हाई इंटर में तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर कंपटीशन के क्वेश्चन लगाने जा रहे हो तो ये सब चीज़ें बार बार लड़ेंगी, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन तुमको इसलिए नहीं आएगा कि तुम प्राइम संख्या के बारे में जानते ही नहीं हो अच्छे से, या जानते हो भी हो तो कन्फ्यूजन की स्थिति है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति में वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, गलत होने का पूरा चांस रहता है, अब ऊपर से माइनस मार्किंग। तो ध्यान देना है, हर छोटी छोटी चीज़ को, मैथमेटिक्स को मजबूती से पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एकदम फुली कॉन्फिडेंस। ये नंबर सिस्टम तो एकदम जुबान में होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। को आपके एनसीईआरटी के बुक में पहला एग्जाम्पल्स है, यही दिख रहा है जी, दिख रहा है ना। देखो समीकरण दिया है x² + x - 2 = 0 का हल। इसका हल जो आएगा उसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो पहले तो इसका हल करेंगे, फिर इसको कामा के द्वारा अलग अलग करके लिख लेंगे तो रोस्टर रूप में हो जाएगा। तो पहले तो इसको हल करेंगे, हल करोगे तो क्या आएगा, x² + 2x - x - 2 = 0। x कामन ले लोगे तो x + 2, -1 कामन लोगे फिर से x + 2 = 0। यहाँ से x + 2 कामन लोगे फिर x - 1 = 0। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या आएगा, -2 और x बराबर क्या आएगा, 1। ये हल हो गए, हल हो गया तो इसी हल को क्या लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, यानी -2 और 1, इसी को तो लिखना है, समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना। अब इसका एक नाम दे दो, ठीक। ये क्या हो गया, रोस्टर रूप में समीकरण का हल। समझ में आ गया। तो बस इतना ही करना है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है ना। देखो एग्जाम्पल्स दो,
बायोलॉजी वाले गुस्सा मत होना, थोड़ा सा इसको ख़त्म हो जाने दो ना। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा लिखो, कुछ न कुछ लिखो। बस 20 से 25 मिनट और लगेगा। हाँ, नहीं तो कहो बंद कर दे इसी पे। हाँ, आज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है इसलिए कल से ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ क्या कह रहा है, ये किस विधि से लिखा गया, पहले तो ये चेक करो, ये किस रूप में लिखा गया, रोस्टर विधि से या समुच्चय निर्माण विधि से? ये तो समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया ना। देखो यक्स सच दैट लिखा है यहाँ पे, या क्या लिखा है, यक्स इस प्रकार से है। तो इसको हमको लिखना क्या है, रोस्टर विधि से। रोस्टर विधि में लिखना, अगर समुच्चय लिखना है तो पहले तो समुच्चय का नाम दे दो, नाम दे दो, मान लो यक्स है, ये ए लिख लो, यक्स मतलब ए लिखो। और यक्स इस प्रकार से कि यक्स एक धन पूर्णांक है। देखो धन पूर्णांक का मतलब समझ गए, प्राकृतिक संख्या। धन पूर्णांक का मतलब प्राकृतिक संख्या, और वे सभी प्राकृतिक संख्या यानी धन पूर्णांक जिनका स्क्वायर 40 से छोटे हों। तो कौन कौन से आएंगे, जीरो आएगा, जीरो का स्क्वायर 40 से छोटा है तो जीरो आएगा इसमें। धन पूर्णांक है, यहाँ कह रहा है धन पूर्णांक है तो जीरो तो मत लेना। जीरो के स्क्वायर करोगे भी तो 40 से छोटा आ जाएगा। -1 का स्क्वायर करोगे तो भी उसका, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी वो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, वो 40 से छोटा है। लेकिन -1 नहीं लेंगे, केवल धन पूर्णांक लेना है। तो इसमें क्या लोगे, 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही ना। 1 का स्क्वायर करोगे 40 से छोटा है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 40 से छोटा, 3 का स्क्वायर 9 9 40 से छोटा, 4 का स्क्वायर 16 16, 6 का स्क्वायर 36 40 से छोटा। लेकिन 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 49, जो कि 40 से छोटा है नहीं। तो इसमें वही धन पूर्णांक लेना है जिसका स्क्वायर 40 से छोटा होगा। तो बस यही लिख दोगे आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखो, समुच्चय ये दिया को, समुच्चय निर्माण ये किस विधि से लिखा गया है, किस विधि में है ये, रोस्टर विधि से। रोस्टर विधि में कोई सिंबल कैपिटल स्मॉल लेटर नहीं दिख रहा है, ठीक। तो रोस्टर विधि में इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि से। नाम वही रहने दो जो दिया है। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या लिखोगे, यक्स इस प्रकार से है। अब यक्स को दिखाने क्या है, 1 2 3, यक्स बराबर यन स्क्वायर लिखोगे। यक्स बराबर यन स्क्वायर, जहां यन क्या है, नेचुरल नंबर है। समझ में आया। यक्स इस प्रकार से कि यक्स बराबर यन स्क्वायर है ना। देखो यन के जगह नेचुरल नंबर रखो, 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा। यक्स यन बराबर यन नेचुरल नंबर है तो यन बराबर 2 रखोगे, तो यन बराबर 2 रखोगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 मिल गया ना। यन बराबर 3 रखो तो यक्स बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। यानी इससे हम ये पूरा कंक्लूड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लिख लोगे आराम से। तो यही है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। क्लियर है, क्लियर है जी। अब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। अब देखो फिर ये कौन से विधि से है, ये रोस्टर विधि से है ना। पहले तो पहचानो कि ये किस विधि से लिखा गया। अब इसको लिखना क्या है तुमको, हाँ। तो समुच्चय निर्माण विधि से पहले क्या करोगे, पहला काम क्या है, इसका नाम दे दो ए। मान लो ए कोई सेट है, इसी को लिखना। ये तो लिखना यक्स, समुच्चय निर्माण विधि में कोई सा छोटा सा लेटर लिखना है। इसको बताना है कि किस प्रकार से है। यह यक्स इस प्रकार से है कि यक्स बराबर, देखो यन बटे के यन प्लस 1। देखो यन के जगह हम नेचुरल नंबर लिखते तो काम हो जाएगा ना हमारा। यन बराबर 1 रखो तो ये मिल जाएगा। देखो 1 रखोगे तो 1 बटे 1 प्लस 1 2 मिल गया। यन बराबर यन बिलोंगिंग टू यन है, यानी यन के सभी नेचुरल नंबर सभी रखो। यन बराबर 2 रख दो तो 2 रखोगे तो यह 2 बटे के 2 प्लस 1 3, ये मिल गया। इसी तरह यन बराबर 3 रखोगे तो ये सारी संख्याएं मिल जाए। सॉरी 6 बटे 7 तक है, तो यहाँ ये भी बताना पड़ेगा यन कहाँ तक है, क्योंकि एकदम फाइनल तक नहीं लिखना है। यहाँ केवल 1 2 3 4 5 6, अगर केवल हम इतना लिख देते तो इसमें बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी, अनंत संख्याएं आ जाएगी। हमको केवल कितनी संख्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 संख्या लिखना है ना। तो ध्यान देना कि इसको बाउंड करना पड़ेगा, यानी यन को बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक है। 6 से छोटा, 6 के बराबर, 1 से बड़ा, 1 के, देखो 6 लिख सकते हो। 6 लिख दोगे तो 6 बटे 7 मिल जाएगा। 6 से छोटा लिख दोगे लेकिन 6 से बड़ा
नहीं लिख सकते हो, तो ये बताना पड़ेगा इसको। समझ में आया? केवल इतना ही लिखते तो क्या बताता, इतने संख्या नहीं बताता, अनंत संख्या में हो जाता। क्लियर है? बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा गया, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर सेट बिल्टर फार्म है, इधर क्या है, रोस्टर मेथड है। तो इसको मिलान करना है। मिलान तो कर ही लोगे, अब तो कर लोगे ना। कैसे बताओ? देखो ये क्या है, PRINSAL। ओहो, तो कलर चेंज करते हैं। PRINCAL। तो ये देखो यक्स, इस प्रकार से यक्स प्रिंसिपल का एक अक्षर है, तो इसको किससे मिला, पहला का। क्लियर है ना? कर लोगे ना। 0 है, यक्स एक धन पूर्णांक, देखो यक्स एक पूर्णांक, हाँ देखो यक्स एक पूर्णांक है और इसको हल के द्वारा मिला है, मतलब इसको हल करोगे तो यक्स मिलेगा। यक्स एक पूर्णांक है और यक्स कैसे मिलेगा, यक्स प्लस 1 बराबर 1 रखने पे। तो यक्स बराबर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, सी। तीसरा का 18 का, यक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। 18 का भाजक मतलब 18 को काटने वाला है। तो 1 18 को काटेगा, 2 18 को काटेगा, भाजित करेगा, 3 6 9 18। सब क्लियर होगा? तो ये क्या होगा, ए। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये। तो क्लियर है? तो एग्जाम्पल्स के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी में जितना दिया गया है एग्जाम्पल्स, आपके सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया गया। प्रश्नावली के 5-6 सवाल उसको करते हैं, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। ठीक, अब बताना है तुमको, अब इतना पढ़ लिए, देखो क्या करना है। पहला बताओ, सेट है जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जनवरी जून जुलाई, 3 ठे है, बस 3 ठे है ना, एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि इतना यही होगा, तो ये सेट होगा। सेट है, क्लियर। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बताओ कौन प्रतिभाशाली है, कैसे पता करोगे? प्रतिभाशाली होना डिफाइंड है जी, किसको कहोगे? देख के 10 लेखक खड़ा कर ले, पहले तुमको पता नहीं है कि ये लेखक है कि नहीं है। प्रतिभाशाली तो बाद में बताओगे। ठीक, अगर खड़ा भी कर दिए उनको अपने सामने, तो किसको प्रतिभाशाली बनाओगे? कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना। अगर वो कह देता कि 1 लाख से ज़्यादा जो लेखनी लिख चुके हैं वो प्रतिभाशाली में आएंगे, तो हम तो अलग कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है कि प्रतिभाशाली। ठीक, अगर कह दे अच्छे फूलों का संग्रह, सब समुच्चय कौन अच्छा फूल है, गुलाब वाला कि गेंदा वाला? हाँ, तो ये सेट नहीं है, क्योंकि अच्छा होना, प्रतिभाशाली होना ही डिफाइंड नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह कौन है जी? कौन सर्वश्रेष्ठ है 11 बल्लेबाज? कौन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, किसको जानते हो? कौन सर्वश्रेष्ठ है? विराट कोहली। तुम कह दो विराट कोहली, दूसरा कोई कह दे नहीं, तो ये सार्वभौमिक सत्य होना चाहिए हमेशा। अगर इसको हम बता दिए कि जेड अक्षर से प्रारंभ होने वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो सब लोग कहेगा कि जनवरी जून जुलाई। तुम भी कहोगे, दूसरा भी कहेगा। तुम विराट कोहली करोगे, दूसरा कोई कहेगा नहीं विराट कोहली नहीं, दूसरा। तब सबके लिए सत्य होना चाहिए। ठीक, ये सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी संग्रह समुच्चय नहीं है। कौन सर्वश्रेष्ठ है? तुम्हारे नजर में विराट कोहली है ना। देखो ये कोई नहीं काट सकता कि जनवरी जो जे से नहीं स्टार्ट हो सकता, सब कहेगा। समझ में आ गया? आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, इसी में सभी बालक तो क्लियर नहीं, 3 ठे इनको अलग करके बांध दो। हाँ हाँ, तो मतलब कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, बालक संग्रह, अगर कक्षा के सभी अच्छे बच्चों का संग्रह कर देता तो नहीं होता। समझ में आ गया? तो ये क्या है? संग्रह है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, 1 से लेकर 99 तक। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों को, प्रेमचंद्र को जानते हो, उनके उपन्यास लिखे गए हैं, संख्या में लिखे गए होंगे ना, ऐसा नहीं कि बहुत अनंत उपन्यास होंगे। तो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह है, समुच्चय उनके संग्रह उपन्यास को गिना जा सकता है, स्पष्ट है। गदन गोबान ये सब पढ़े हो ना। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह 2 4 6, एकदम स्पष्ट है कि यही होंगे सम पूर्णांकों का संग्रह। अगर कह दे 2i ±2 ±4 ±6। अब देखो ये अनंत संख्या है, तो ऐसा मत कह देना कि ये सेट नहीं है। परिभाषित तो है ना
कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 3 नहीं होगा। ठीक, तो ये भी है। ऐसा मत कहना कि कोई अनंत है तो ये समुच्चय में आएगा ही नहीं। क्लियर है ना। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, 6 प्रश्न है तो पता है पहले से। हाँ, तो संग्रह है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय है? नहीं है। खतरनाक कौन है? सभी हो से। कोई पालतू शेर रहेगा तो उसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा अगर वो पालतू नहीं तो तुमको तो दबोच के खा जाएगा। चलो, एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे जल्दी से करो। a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों उपयुक्त प्रयुक्त, ये कौन सा चिन्ह है? एप्सलान। ये है एप्सलान, एप्सलान। ये है डज नॉट, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, 5 देखो इसमें है तो क्या रखोगे? 5 बिलोंग्स टू है। 8 इसमें नहीं है तो क्या लिखोगे? 8 डज नॉट बिलोंग टू है। 0 इसमें नहीं है तो क्या लिखोगे? नहीं है। 4 इसमें है, ऐसे लिखोगे। 2 इसमें है, 10 इसमें। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे देखो। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। ये कौन से रूप में है? सेट बिल्टर समुच्चय निर्माण विधि से। इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखना है तो देखो, पहला ए, यक्स एक पूर्णांक है और यक्स का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। देखो, अगर इसको ना समझ में आए तो एक लाइन बना लो। यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इधर ज़्यादा मत जाना, -1 -2 -3। संख्या रेखा पे संख्याओं को ऐसे ही लिखते हैं ना। ठीक, क्या कह रहा है इसमें? -3 से बड़ा कोई भी संख्या से दाहिने तरफ उससे बड़ी संख्या मिलती है। ये ध्यान देना, पूर्णांक है, ये अब से पूर्णांक है। तो -3 से बड़ा क्या है? -2 -1, 7 से छोटा 0 1 2 3 4 5 6, यही ना आएगा? इतने संख्या आएंगी ना। लेकिन अगर यहाँ पूर्णांक ना लिखता ना तो ये शायद लिख भी नहीं पाते, चूंकि -3 से छोटे तो बहुत सारे प्राकृतिक संख्याएं मिल जाएंगी। समझ में आ गया? क्लियर है ये? दूसरा देखो, इसको मिटाएं। बी देखो, यक्स एक 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। यक्स इस प्रकार से कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5। क्लियर? बी है। तीसरा देखो, मिटा दें। यक्स 2 अंकों का ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। बताओ, इसको सी बराबर लिखना है। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। 1 से स्टार्ट, मान लो 1 से स्टार्ट करो तो 1 7, एक अंकों का योगफल क्या है? फिर 2, 1 7 लिखोगे, 7 1 भी लिख सकते हो। अरे छोड़ो, 7 1 लिखो, ये इसके भी अंकों का तो योगफल 8 है। फिर क्या लिखोगे? 2 6 2 6 6 2 भी लिख सकते हो। और फिर 3 5 5 3 भी लिख सकते हो। 4 4 लिख सकते हो। इसके अलावा बताओ और क्या लिख सकते हो? 5 3 लिखोगे तो 5 3 के साथ लिख दिए। फिर और कुछ हो सकता है इसके अलावा? मतलब 2 संख्याएं लेना है 2 अंक की, कि उन संख्याओं का योग 8 आना चाहिए। वही नहीं कह रहा है? तो देखो, सभी संख्याओं के अंकों का योगफल 8 है। और इसके अलावा कौन सी संख्या है? नहीं है कोई? 8 0 नहीं है जी इसके संख्या, तो उसको नहीं लिखोगे? 80 भी आएगा इसमें, तो ध्यान देना। लेकिन 0 8 नहीं लिखें, क्योंकि 2, अगर हम जिसको 0 8 लिखते हैं तो ये 2 अंक की संख्या नहीं है। 0 कहाँ जी प्राकृतिक बोला? 2 अंकों का ऐसी प्राकृतिक संख्या। हाँ, तो प्राकृतिक संख्या तो है ही ना जी। 80 प्राकृतिक संख्या है ना। 80 प्राकृतिक संख्या है। 0 छोड़ो, 0 हम तो 80 प्राकृतिक संख्या है ना। हाँ, तो ये ध्यान देना, 2 अंकों का ऐसी प्राकृतिक संख्या सारे हैं जिनके अंकों का योगफल 8 है। देखो, सारे अंकों का योगफल 8 ही है। तो सी क्लियर है? डी देखो, चौथा देखो। चौथा में डी क्या है? एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, इसको कैसे निकालते? 60 का हम लोग गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते? 2 30 2
15, 3, 5, 5, 1, तो क्या आ जाएगा इसमें यक्स एक अभाज्य संख्या जो 60 के भाज्य जो सभी 2 आएगा। 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 3, 5 बस हो गया। एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाज्य। क्लियर है। अब इसके बाद पचवां देखो। पचवां में ई बराबर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। कैसे लिखोगे, टी आर आई जी ओ एन यम ई भी आ जाएगा। कितना आ रहा है जी, ई टी नहीं लोगे, आर भी हो गया, बस वाई। ठीक, यही ना हो गया ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों के समुच्चय। इसी तरह बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। चौथा भी, छठवां भी देख लो। यफ में क्या आ जाएगा, बी ई टी आर, बस यही ना होगा क्योंकि एक ही 2 बार नहीं लिखना है। ठीक, अब जो बी ई टी आर लिखो चाहे आर टी ई बी लिखो सब बराबर। ऐसा नहीं कि यही सही है, ये भी सही है। ई बी आर टी, क्योंकि ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्रम कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 3 क्लियर है। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण, अब इसको ये कौन से विधि से लिखा गया है, रोस्टर विधि से। इसको समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है तो कैसे लिखो, इसका नाम दे दो पहले। ए बराबर मान लो 3, 6, 9, 12। ठीक, तो बताओ कैसे लिखोगे। यक्स इस प्रकार से है कि यक्स बराबर 3 यन, और यन भी बाउंड है। यन का मान 4 से छोटा, 4 के बराबर, 1 से बड़ा, 1 के बराबर होना चाहिए। यही है ना। लेकिन यन बताओगे ना कि क्या है, यहाँ लिख देना जहाँ यन बिलोंगिंग्स टू यन है, यही लिखना था। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स बिलोंगिंग टू यन सच दैट यक्स बराबर 3 यन, और यन क्या है, 4 से छोटा। क्लियर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। फ्री हो कैसे भी लिखने के लिए, कंफ्यूज मत होना कि ये यहाँ कैसे लिखा। क्लियर है, लिख लोगे। इसी तरह इसको लिख लोगे। इसको बताओ कैसे लिखोगे, इसको मिटाएं। दूसरा देखो, इसको लिखोगे, इसका नाम दे दो पहले, बी रख दो। 2, 4, 8 है, 2 का स्क्वायर बन रहा है। देखो यक्स इस प्रकार से है कि यक्स बराबर 2 के पावर यन, यन बिलोंगिंग टू यन, और यन कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 5। क्लियर है। यक्स बराबर 2 के पावर यन बन रहा है। यन बराबर 1 रखोगे तो 2, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 8, 4 रखोगे तो 2 के पावर 4 16, 5 रखोगे 2 के पावर 5 32। क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन है जी? ये सब देखो केवल समझ लेने से नहीं, एक बार अपने से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। ठीक, इसको अब बताओ, ये क्या बनेगा, 5 है, 5 के स्क्वायर, 5 के पावर यन लिखोगे। अगर तीसरा अगर यहीं पे लिखना चाहो तो तीसरा अगर लिखना चाहो यहीं पे, तीसरा का नाम सी दे दो। तो यक्स सच दैट यक्स बराबर 5 के पावर यन, यन बिलोंगिंग टू यन, और यन का मान कहाँ से कहाँ तक, 4। ठीक, यही ना होगा। क्लियर हो ना एकदम। ऐसा नहीं है, इसको और अगर 60 में लिखना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स बिलोंगिंग टू यन सच दैट यक्स बराबर 5 यन, और यन का मान। क्लियर है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, बाकी अब मिटाएं। देखो पचमा, ये क्या है, 2 4 6 है। बताओ इसको कैसे लिखोगे। इसका नाम दे दो पहले, डी रख दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। यक्स बराबर, हाँ ये लिख दो, यक्स इस प्रकार से है कि यक्स एक सम संख्या है। इतना भी, यक्स इस प्रकार से है कि यक्स एक सम धन पूर्णांक है। इसको बस इतना ही कह सकते हो, धन पूर्णांक ही तो है।
2 4 6 8 10 क्या है, 4 भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है, और धन यक्स एक सम धन पूर्णांक है। लिख सकते हो ना, दूसरे तरीके से लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही सत्य है। ठीक, अब इसी तरह पचमा देखो, इसका नाम ई रख दो। तुम अगर ई नहीं रखना चाहते हो तो अपना नाम ही रख देना ना, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते पद क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। हाँ, अंशिका नाम है तो ये लिख दो। ठीक, हाँ, बशर्ते ये कि कैपिटल होना चाहिए, सवाल मत लिख देना। ठीक, 1 4 9 है, क्या है देखो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यक्स बिलोंगिंग टू n सच दैट यक्स बराबर n स्क्वायर। ठीक, और n का मान कहाँ से कहाँ तक है, यही ना है। क्लियर है एकदम। चौथा सवाल हो गया। अब देखो निम्नलिखित समय सूचीबद्ध कीजिए। अब इसको ये कौन से विधि से लिखा गया है, सारणिक विधि से लिखा गया। इसको हम लोग किस समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है, यक्स एक नहीं, ये समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया, हमको सारणिक विधि से लिखना है। ठीक, तो पहला ए बराबर लिखना है यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो क्या लिखोगे, विषम प्राकृतिक संख्या है, तो क्या लिखोगे इसमें 1 3 5 बताओ जी 7, बस हो गया ना। दूसरा देखो, पहला हो गया, बी देखो, यक्स इस प्रकार से कि यक्स एक पूर्णांक है और यक्स का मान -1/2 से बड़ा, 9/2 से छोटा। इसको कैसे लिखोगे, देखो यहीं पे इसको देख लो। अगर यहाँ 0 है, यहाँ लिखोगे 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2, संख्या रेखा पर संख्याओं को ऐसे ही लिखते हैं ना, -1/2, -1/2 तो यहीं आएगा ना, -1/2 से बड़ा यानी 0 और 9/2 यानी 9/2 मतलब 4.5 से छोटा, 4.5 से छोटा मतलब 4 भी आ जाएगा। तो 1 2 3 4, बस हो गया। क्लियर है। अब देखो सी तो पूरा उदाहरण है, कर लोगे, उदाहरण अभी बताएं। डी लायल शब्द का एक अक्षर, ये भी कर लोगे। लायल शब्द का अक्षर लिखना है ना, तो डी वाला बता दे रहे हैं इसे, ये क्या हो जाएगा LOYE, बस हो गया। क्लियर। अब ये बताओ ई वाला पचमा, ई यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। किसमें 31 दिन नहीं होते, फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, बस ना, 1 2 3 4 5 यही ना होता है, फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, इसमें 31 दिन नहीं होते। यप का मतलब समझ रहे हो ना, फरवरी, ए का मतलब अप्रैल, हम जो बता दिए वही सही है जी। फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, समझ में आ गया। अब अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजक जो के से पहले आता है, अब देखो इसको यफ बराबर, देखो ये चौथा, अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजक जो के से पहले आता है, के से पहले आने वाले व्यंजक लिखना, कॉन्सोनेंट्स लिखना है। ए को लिखोगे, हाँ ये मत लिखना, ये वावेल्स है। बाकी बी सी डी ई लिखोगे, एफ जी एच जे, बस समझ में आ गया। ठीक, अब हो गया। अब छठवां ये तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क है, आप लोग करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम बता चुके हैं। ठीक, तो इस तरह क्लास 11 विषय मैथमेटिक्स चैप्टर सेट का पहला प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नावली के सारे सवाल और एग्जाम्पल के सवाल हल कर चुके होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। बंद करो जी।